वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। बेटा आज हम जो है वो चैप्टर 2 के अंदर लास्ट टॉपिक जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आए पेपर क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए एक्चुअली ए टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पिछले लेक्चर में हमने कहा था क्रोमेटोग्राफी की दो किस्में हैं। एक जो है वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी जो है वो क्या है, दूसरी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड होता था, जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड है, मसलन वाटर। ठीक हो गया ना जी। इसमें भी जो हम स्टेशनरी फेज लेंगे वो लिक्विड लेंगे, लेकिन उसको पेपर के ऊपर एडजॉर्ब करवा लेंगे। वो पेपर के ऊपर जो है आर्जी तौर पर चिपक जाएगा एक लेयर की सूरत में। और फिर मोबाइल फेज भी इसमें कोई ऑर्गेनिक लिक्विड ही, दूसरा ऑर्गेनिक लिक्विड सॉल्वेंट होगा जो कि स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करेगा। क्योंकि अब दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो दोनों इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान में जो भी हम सैंपल्स लगाएंगे उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी एफिनिटी के मुताबिक डिजोल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो जरा देखें, the adsorbed water behave as a immiscible liquid towards the mobile phase which passes over the paper. The mobile phase is usually an organic liquid. There are three common ways. तीन ways हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी करने के। एक है जो है असेंडिंग, जिसमें सॉल्वेंट्स का मिक्सचर जो है वो ऊपर को राइज करता है। ठीक है ना जी। सॉल्वेंट का मिक्सचर जो है वो पेपर के इस तरह से हम स्पॉट्स लगा देंगे तो सॉल्वेंट जो है वो ऊपर को राइज करेगा। ये हो गई असेंडिंग। और असेंडिंग जबकि दूसरी जो है वो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट्स हमने लगा दिए तो जो सॉल्वेंट है वो किधर को राइज जाएगा, नीचे को जाएगा। इसे हम क्या नाम दे देंगे, डिसेंडिंग। और इसी तरह से जो तीसरी है उसको रेडियल क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। उसमें जो सॉल्वेंट हमने सैंपल भी सेंटर में लगाना है और फिर सॉल्वेंट ऊपर से लगाएंगे तो सॉल्वेंट जो है वो तमाम साइडों की तरफ जो है वो फ्लो करता हुआ बाहर को फैलता जाएगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं, रेडियल। तो आज के हमारे लेक्चर के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी जो है वो क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करनी है, असेंडिंग। तो आइए उसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। उसके प्रोसीजर में सबसे पहला जो स्टेप है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्वेंट मिक्सचर। इसमें अब चूंकि जो है वो हमें सॉल्वेंट स्टेशनरी और मोबाइल फेज दोनों को मिक्स करना है, तो कौन सा स्टेशनरी फेज होना चाहिए, कौन सा जो है वो मोबाइल, इट डिपेंड्स अपॉन ए सॉल्वेंट मिक्सचर स्पेशली कंपोज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सैंपल टू बी सेपरेटेड। उसके लिहाज से तैयार किया, एसीटोन वाटर का, ईथर वाटर का, या एसीटोन ईथर का, अल्कोहल एसीटोन का। ये जिन कंपोनेंट्स को आप सैंपल में से अलग करना चाहते हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना जी। उसको क्या करना है, बना लेना है। बनाने के बाद पोर्ड इनटू द क्रोमेटोग्राफिक टैंक। ऐसे लेबोरेटरी के अंदर जो है वो शीशे का या प्लास्टिक का आपको एक ऐसा कंटेनर सा नजर आएगा, ये इस तरह का बना हुआ, जिसके अंदर यहाँ पे एक रॉड लगा हुआ होता है और इधर जो वो प्लास्टिक के हुक्स वगैरह लगे होते हैं। इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक। उसकी बॉटम में जो है वो हमने अपने सॉल्वेंट का क्या बना लेना है, पूल या रिजर्वायर बना लेना है। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट मिक्सचर यानी सिंपली सॉल्वेंट मौजूद है। वैसे तो सॉल्वेंट मिक्सचर है लेकिन ये यहाँ पे मौजूद है। ये क्या है, ये रॉड है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हमने डाल लेना है। डालने के बाद क्या, कवर द टैंक टू होमोजेनाइज इट्स इनर एटमॉस्फेयर, ताकि पूरी हवा जो है वो उसकी होमोजेनाइज हो जाए, उसमें वेपर्स इकट्ठे हो जाएं। तो अब उसके बाद दूसरा मरहला बेटा जी, प्रिपरेशन ऑफ पेपर। आपने क्या करना है, वटमैन पेपर क्रोमेटोग्राफिक, वटमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 जो है वो ले लेना है। वो लेके आपने उसको कितना जी, तकरीबन जो है वो बड़े 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए। ठीक हो गया ना जी। और 20 से 25 सेंटीमीटर जो है वो क्या होना चाहिए, 20 से 25 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। ये आपने ले लेना है।
लेके जो है वो आपने क्या करना है, किसी एक एंड से, मसलन मैंने इस एंड से जो है वो 2.5 सेंटीमीटर, इधर से 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के उसके ऊपर एक बारीक जो है वो लाइन लगा लेनी है। तो यानी एक एंड से 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के मैंने उसके ऊपर लाइन लगा लेनी है। तो अब उसके बाद सैंपलिंग, स्पॉटिंग ऑफ सैंपल्स, स्पॉटिंग ऑफ सैंपल्स। मिसाल के तौर पर मेरे पास सैंपल ये 3 बीकर हैं। ए बीकर, इसमें ए सैंपल मौजूद है जो कि मिक्सचर है, जो कि क्या है, मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर के अंदर बी और सी कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ए इज ए मिक्सचर ऑफ बी प्लस सी। बी एंड सी प्योर कंपोनेंट्स हैं और उनको मिक्स करके क्या बन गया है, ठीक है ना जी, उनको मिक्स करके मेरे पास क्या बन गया है, ए मिक्सचर बन गया है। ये यहाँ पे मौजूद है मिक्सचर ए, और इधर मेरे पास क्या है, प्योर बी मौजूद है, और इधर मेरे पास क्या मौजूद है, तीसरे बीकर में सी प्योर मौजूद है। मैंने ये 3 में से एक एक ड्रॉप लेना है और इस एक एक ड्रॉप को इधर मिक्स फिर लगा देना है, ए ड्रॉप, बी स्पॉट और सी। हालांकि हमें तो ए के अंदर बी और सी को सेपरेट करना है, हमें बी और सी प्योर को लगाने की है। अगर ए के अंदर अगर बी और सी कंपोनेंट्स जो हैं वो जब सेपरेट होकर जो है वो एक ही कलर शो दोनों करते हैं, दोनों का कलर मसलन रेड आ जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेड जो है वो स्पॉट बी का है, ये रेड स्पॉट सी का है। अगर तो अलग-अलग कलर दें फिर तो ठीक है, फिर हमें बी और सी लगाने की जरूरत नहीं है, फिर बी और सी लगाने की जरूरत नहीं है। मसलन आपकी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के अंदर 3 इंक्स जो हैं उनको मिक्स कर लिया जाता है, ब्लू, ग्रीन और रेड, ब्लू, ग्रीन और रेड, इनको मिक्स करके एक ब्लैक इंक का मिक्सचर बन जाता है। हम ब्लैक इंक का मिक्सचर का सिर्फ अकेला स्पॉट लगाते हैं, उसमें हम सिर्फ इंक को सेपरेट करना होता है ना जी, तो हम यहाँ पे सिर्फ किसका जी, उस मिक्सचर का एक स्पॉट लगाते हैं। और जब क्रोमेटोग्राफी मुकम्मल हो जानी है तो हमारे पास इस तरह से 3 स्पॉट बन जाते हैं ब्लू का, ठीक है ना जी, और एक स्पॉट जो है वो ग्रीन का, और एक स्पॉट जो है वो लेट्स सपोज रेड का। मतलब इस तरतीब से बन गई है, मैं भी फर्जी तरीके से बता रहा हूं। तो मेरे कहने का मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पे हमें जो है वो प्योर कंपोनेंट्स को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये कंपोनेंट सेपरेट होंगे तो अपने तीनों रंगों में अलग-अलग नजर आएंगे। लेकिन अगर बी और सी एक ही कलर देते हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने मिक्सचर के साथ बी और सी जैसे कंपोनेंट्स को भी लगा दिया है, ठीक है ना। मिक्सचर के साथ प्योर कंपोनेंट्स को भी लगा दिया है। तो ये बड़ा इसमें लिखा हुआ है, स्पॉट ए पॉइंट ऑन द पेंसिल लाइन with the sample mixture solution to facilitate identification of components of mixture. Spots of the pure components may also be placed alongside. Separation, fourth step. कहां पाएंगे हम जी, फोर्थ स्टेप, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। अब हमने क्या करना है, अपने इस पेपर को जो हमने तैयार कर लिया है, ये वाला पेपर जो 5 सेंटीमीटर चौड़ा है और तकरीबन 25 सेंटीमीटर जो है वो लंबा है, इसको हमने क्या करना है, एक क्लिप की मदद से ऐसे यहां पे पंचा दी है। ये हमारी वो लाइन है, याद रखें, जहां पे वो लाइन जहां पे हमारे स्पॉट्स मौजूद थे उस लाइन को सॉल्वेंट की सतह से बाहर होना चाहिए, सॉल्वेंट की सतह से बाहर होना चाहिए। तो इधर हमने क्लिप, ये मैंने मिसाल ये जो क्रॉस का साइन बनाया ये किसके लिए बनाया है मैंने, क्लिप, ऊपर ये क्या मौजूद है, ये कवर मौजूद है, इसका ढक्कन मौजूद है, ये सारा कुछ अरेंजमेंट। तो बेटा जी क्या होगा कि पेपर जो है व्हेन द स्पॉट जो है स्पॉट्स आर ड्राइड, सस्पेंड द पेपर विद क्लिप सो दैट इम्पर्जिनेटेड एंड, यानी स्पॉट रखने वाला एंड, स्पॉटेड एंड। इम्पर्जिनेटेड एंड का मतलब क्या लिख लें, इम्पर्जिनेटेड एंड का मतलब क्या, स्पॉटेड एंड जो है उसको किधर लगा दें, वो स्पॉटेड एंड डिप्स इनटू सॉल्वेंट मिक्सचर टू ए डेप्थ ऑफ 5 to 6 मिलीमीटर, कवर द टैंक, ठीक है ना जी, एज दी 5 to 6, लेकिन 5 से 6 मिलीमीटर। देखिए हमने 2.5 सेंटीमीटर का फासला छोड़कर ना जी, ये फासला कितना था पेपर एंड से 2.5 सेंटीमीटर, जो कि 25 मिलीमीटर बनता है। तो हमें 5 से 6 मिलीमीटर पानी में डिप करना है, बाकी सारा वो बाहर ही है, इस तरह से है। तो अब जो है कवर द टैंक एज द सॉल्वेंट फ्रंट पासेस द स्पॉट्स,
जैसे ही ये सॉल्वेंट जो है वो कैपिलरी एक्शन से राइज करेगा, कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन नोट कर लें। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? राइज अप ऑफ लिक्विड्स, राइज अप ऑफ लिक्विड्स थ्रू fine spaces against the gravity due to cohesive and adhesive attractions is called capillary action। तो कपड़ा खुद में खुद जो है वो स्याही चूस लेता है या पानी चूस लेता है, कागज, ठीक है ना जी। तो ये खुद ब खुद जो है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ये सॉल्वेंट जो है वो ऊपर को राइज करना शुरू कर देगा, और जब तकरीबन 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ पेपर तक जो है वो राइज कर जाए तो आप बेटा जी क्या करें, पेपर को वहां से रिमूव कर लें। तो एज द सॉल्वेंट फ्रंट, फ्रंट का मतलब है सतह, फ्रंट का मतलब क्या है? फ्रंट का मतलब क्या है? सतह, ठीक है ना जी। सॉल्वेंट की सतह जो है वो कहां तक पहुंच जाती है? as the solvent front passes through the spot, solution begins, solutes begin to move, components ऊपर को मूव करना शुरू कर देंगे। the rate at which they move depends on their distribution coefficients। when this जो स्टेशनरी फेज में रहना पसंद करेगा स्टेशनरी फेज वो नीचे रह जाएगा, जो मोबाइल फेज में ज्यादा हल होना पसंद करता है वो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, इस तरह से लहदा हो जाएंगे। When the solvent front has risen, जब वो सतह बढ़ती बढ़ती कहां पहुंच गई? 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ द पेपर। रिमूव द स्ट्रिप, पेपर के पीस को निकाल लें। मार्क द सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट, क्योंकि गीले कागज के ऊपर वो हमें गीला गीला नजर आता है कि इतना ऊपर को चढ़ गया था, फौरन उसकी मार्किंग कर ले, निशान लगा ले पेंसिल की मदद से। एंड अलाउ द स्ट्रिप टू ड्राई, और उसको ड्राई होने दे। अब जो है वो हमारा पेपर पेपर नहीं कहलाएगा, अब वो क्रोमेटोग्राफिक पेपर नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? क्रोमेटोग्राफिक क्रोमेटोग्राम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रोमेटोग्राम। तो हम उस क्रोमेटोग्राम की डेवलपमेंट यानी उसमें वो कलर्ड स्पॉट्स, जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं उनको कलर्ड स्पॉट्स की सूरत में देखेंगे। अगर वो नजर नहीं आ रहे हैं तो दिखाएंगे, किसी तरह से उनको डेवलप करेंगे कि वो हमें कलर्स की सूरत में नजर आना शुरू हो जाएं। तो बेटा जी जरा देखें कैसे जो है when once the paper is dried, the pattern on the paper is called chromatogram। वो जो distributed spots हैं कंपोनेंट्स के अगर नजर आ रहे हैं, तो ये डेवलप हुआ है, हमें इसको कुछ और आगे करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, ये सेपरेशन के दौरान डेवलप हो गया। लेकिन अगर ये हमें नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमें कोई नजर नहीं आ रहा, बस मैंने निकाल के अब मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक हो गया ना जी। तो यहां तक जो है वो सॉल्वेंट राइज किया हुआ है, ठीक हो गया ना जी। तो सॉल्वेंट का इस ओरिजिनल स्पॉट से फासला कितना है? लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी वाई डिस्टेंस, ठीक है ना जी। अब मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कि ए हमारा मिक्सचर था, बी और सी प्योर कंपोनेंट्स हैं, हमें तो कोई स्पॉट्स नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैं करूंगा इसको डेवलप करूंगा कोई फिजिकल तरीके से, हीट करके, ठीक है ना जी, या फिर जो वो प्रेशर ड्राई करके, या फिर हो सकता है कि मैं जो कोई केमिकल, कोई इसके ऊपर केमिकल स्प्रे करना पड़े, जैसे अमाइनो एसिड है, मसलन ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड और ये ग्लाइसिन है बी और ये सी एलानिन है, ये दोनों इनविजिबल हैं, ठीक है, ये इनका मिक्सचर है। तो अब हमें ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का ये पता है कि वो निनहाइड्रीन के साथ जो है वो पर्पल कलर देते हैं। मैं निनहाइड्रीन का एक स्प्रे बनाऊंगा, इसके ऊपर शावर करूंगा, ठीक होगा ना जी। जैसे मैं शावर करूंगा तो यहाँ पे मुझे स्पॉट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे मुझे स्पॉट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने केमिकल तरीके से नजर कर लिया। अब मुझे पता चल गया है कि ये असल में कौन है? ये बी कंपोनेंट है, क्योंकि ये बी के साथ बना है, और ये कंपोनेंट कौन है? सी। देखिए ए की लाइन के अंदर 2 स्पॉट्स बने हैं, बी की लाइन में 1 बना है, सी की लाइन में भी 1 स्पॉट बना है। तो 1 स्पॉट बनने का मतलब ये प्योर है, बी भी प्योर है, ए जो है क्या है? इम्प्योर है, यानी मिक्सचर है, उसमें 2 कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से हम जो है इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो है बेटा जी बाय केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड्स,
तो अब आखिरी जो है बेटा जी पॉइंट आपका आर रिटार्डेशन फैक्टर पढ़िएगा जरा। ईच कंपोनेंट हैज ए स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर कॉल्ड आरएफ वैल्यू। किताब से पढ़ रहा हूं। हर कंपोनेंट की अपनी एक रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू होती है जिसे आरएफ वैल्यू कहते हैं। दी आरएफ वैल्यू डेफिनेशन जारी है। दी आरएफ वैल्यू इज रिलेटेड टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड इज गिवन। आरएफ को कैसे मेजर किया जाता है? आरएफ का फार्मूला बताया गया है। आरएफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट से, फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो अगर आपके पास समझ आरएफ की वैल्यू आप प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं तो वो असल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उस कंपोनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा जी फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट यहां पे भी लिख लें, फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। तो नीचे किसका डिस्टेंस है? सॉल्वेंट का। ऊपर किसका डिस्टेंस है? कंपोनेंट का। तो इस तरह से दोनों, ये एक रेशियो है जिसे के भी एक रेशियो थी कंसंट्रेशन की, ये रेशियो किसकी है? डिस्टेंसेस की। तो बेटा जी मिसाल के तौर पर जो है हमारे सॉल्वेंट ने y डिस्टेंस तय किया हुआ है और b कंपोनेंट ने x डिस्टेंस तय किया हुआ है और c कंपोनेंट ने जो है वो z। तो फिर बेटा जी इसके मुताबिक आर एफ बी किसके बराबर होगी? आर एफ बी किसके बराबर होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कंपोनेंट जो कि x है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट जो कि y है। इस तरह से आर एफ सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? c ने कितना फासला तय किया ओरिजिनल स्पॉट से? z। ठीक हो गया ना जी। और सॉल्वेंट ने कितना फासला तय किया है? y। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। आखिरी बड़ा जी पॉइंट आपका क्या है? एप्लीकेशन यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी अगले पेज पे क्या जी? द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस में फॉर सेपरेशन, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके मिक्सचर से अलग करने में, आइसोलेशन अलग करने में, प्यूरिफिकेशन प्यूरिफाई करने में, दी आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये दोनों तरह से फायदेमंद है। ना सिर्फ आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बल्कि उनकी के की वैल्यू यानी आरएफ की वैल्यू मालूम करने में भी हेल्प करती है। एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, के उस सब्सटेंस के अंदर क्या वो प्योर है या कोई और भी उसके साथ इंप्योरिटीज मौजूद हैं। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो। शुक्रिया।